हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीडीपी की हमारी सीरीज़ चल रही है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी क्लास नंबर 4 है। और आज की क्लास में हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका वंशागति एवं पर्यावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उन्हें वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होते रहें और एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जो भी स्टूडेंट्स सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का, तो वो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप लोग इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर अभी आपको अवेलेबल हो रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। और नोट से पहले आपको डेमो दिया जाएगा। सबसे पहले अगर आपको डेमो नोट्स पसंद आए तो ही आप नोट्स लीजिएगा, ठीक है। और वैसे सारे रिव्यूज़ वगैरह मैंने टेलीग्राम पर शेयर करे हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं चैप्टर हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे हेरिडिटी क्या होती है, यानी कि वंशागति क्या होता है। ठीक है, जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण की घटना वंशागति कहलाती है। वंशागति स्थिर होती है, यानी कि स्टैटिक होती है। सीटेट में ये क्वेश्चन आपसे बना हुआ है कि जो वंशागति होती है वो स्टैटिक होती है या डायनामिक होती है। ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टैटिक यानी कि स्थिर होती है और डायनामिक मतलब होता है परिवर्तनशील होती है। तो आपको याद रखना है जो वंशागति है वो परिवर्तनशील नहीं होती है, वो क्या होती है, स्थिर होती है, स्टैटिक होती है। अब कैसे होती है, देखिए, आप किसी को भी देख लीजिए, इवन आप खुद को भी देख सकते हैं। पृथ्वी पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी को अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, उनकी जो आँखों का कलर होगा या फिर उनके जो बालों का कलर होगा, हेयर का कलर, वो सभी जो है मैच करता होगा उनके मम्मी पापा के हेयर के कलर से या फिर आँखों के कलर से। क्योंकि क्या होता है कि जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कोई बच्चा होता है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो उनके मम्मी या पापा में से भी किसी ना किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होगी, तभी वो गुण उस बच्चे में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टर होते हैं जो हमको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वही हमारा क्या होता है, वंशागति कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, जैसे आँखों का रंग हो गया और बालों का रंग हो गया। और इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, वंशागति क्या होती है, स्थिर होती है, यानी कि हेरिडिटी क्या होती है, स्टैटिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ा हेरिडिटी के बारे में। अब दूसरी चीज़ आती है एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण कैसा होता है अगर आपसे पूछें तो हमेशा याद रखिएगा, पर्यावरण जो होता है वो स्थिर नहीं होता, वो परिवर्तनशील होता है, यानी कि डायनामिक होता है। अब कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि वंशागति स्थिर होती है। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी आंखों का जो एक्चुअल कलर है उसको चेंज कर दीजिए, क्या आप उसको सडनली चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अपने बालों का रंग चेंज कर सकते हैं, जो आपको नेचुरली मिला हुआ है आपके जीन से, उस बाल के कलर को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, वो अलग चीज़ है कि आप हेयर पे कलर करवा लेते हैं, वो फिर केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक, तो एक्चुअल में जो भी चीज़ हमें मिलती है, हमारे पूर्वजों से जो भी गुण हमें मिलते हैं, उन्हें हम जनरली चेंज नहीं कर सकते, वो स्थिर होती हैं। जैसी हमको मिली हैं वो जीवन पर्यंत वैसी ही रहती हैं। लेकिन अगर पर्यावरण की हम बात करें तो पर्यावरण चेंज हो सकता है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर का वातावरण। आप सपोज करिए एक बच्चा है जिसको आप 5 साल तक एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट में रख रहे हैं, 5 साल के बाद आप उसको इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में ले गए, तो पर्यावरण तो चेंज हो रहा है ना, आसपास का वातावरण उसका चेंज हो गया। इसी तरीके से आप देखते होंगे कुछ बच्चे हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और 2-4 साल बाद वो चले जाएं कहीं सिटी वगैरह में, तो उनका पर्यावरण चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, है ना। वो थोड़ी ना स्थिर रहता है, वो परिवर्तनशील है, उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर बताए हैं, जैसे आपका घर है, स्कूल है, पड़ोसी हैं, भोजन है आदि, इन सभी को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
आप डेली अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, आप आज कहीं पर रह रहे हैं, अगले 2 साल बाद आप कहीं और जाकर रह रहे हैं, तो आपके पड़ोसी वहाँ पर चेंज हो जाएंगे। आप प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, जब 1 to 5 आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका स्कूल अलग हो सकता है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आप स्कूल चेंज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे चारों ओर का वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, जो कि परिवर्तनशील होता है, डायनामिक होता है। ठीक है, तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि आपको याद रखनी है। जो हेरिडिटी होती है, वंशागति होती है, वो नेचर से कनेक्टेड है, यानी कि प्रकृति से कनेक्टेड है। ठीक है, और जो दूसरा एनवायरनमेंट होता है, यानी कि पर्यावरण होता है, वो हमेशा कनेक्टेड है आपके नर्चर से, यानी कि पोषण से। तो इस तरीके से सीटेट में आपसे क्वेश्चन बनता है कि हेरिडिटी का संबंध किस चीज़ से है, प्रकृति से या पोषण से? तो आप कहेंगे प्रकृति से। और एनवायरनमेंट का किससे है? पोषण से है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि विकास जो है वंशागति और पर्यावरण का गुणनफल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, जो आपका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो किन चीज़ों का गुणनफल होता है? तो आप कहेंगे वो होता है गुणनफल वंशागति का और पर्यावरण का। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, अब सीटेट में ना एक बार कंफ्यूज करने के लिए रिसेंटली आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ये जो गुणनफल है इसकी जगह पर लिख दिया था योगफल। और योगफल में आप जानते हैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं, बल्कि इस तरीके से प्लस का साइन आता है, और ये ऑप्शन आपका वहाँ पर गलत होता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी दिया था कि विकास निम्नलिखित में से किस चीज़, विकास डैश करके क्वेश्चन था, और ऑप्शन में दिया था कि वंशागति और पर्यावरण का गुणनफल होता है, या वंशागति और पर्यावरण का योगफल होता है, या फिर ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इस तरीके से। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो वंशागति और पर्यावरण का गुणनफल होता है, ना कि योगफल। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये सब आप लोग जानते भी होंगे। ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे नंबर पूछे कि कितने नंबर हैं, तो फिर आप 23 का डबल कर देंगे। अगर आपसे पेयर में पूछ रहा है कि कितने पेयर हैं, तो आप कहेंगे 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर यानी कि जोड़े। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 23वां जोड़ी यानी कि 23rd पेयर जो गुणसूत्र होता है, वो ये निर्धारित करता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ठीक है, वैसे ये बायो का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सीडीपी में ये पूछा जाता है आपसे। जैसे कि मैंने आपको बताया 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, इसमें से जो लास्ट 23वां पेयर होता है, वो ये डिसाइड करता है कि जो पैदा होने वाला बेबी है वो बेबी गर्ल होगा या फिर बेबी बॉय होगा। वो यही वाला क्रोमोसोम डिसाइड करता है। ठीक है, जो 23rd पेयर होता है। चलिए, तो ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अभी तक हमने जो पढ़ा, सबसे पहले हेरिडिटी क्या होती है, उसके बाद एनवायरनमेंट क्या होता है, इनका रिलेशन क्या है, उसके बाद डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है, और उसके बाद ह्यूमन की बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वंशागति के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका गाल्टन का सिद्धांत, यानी कि गाल्टन्स थियोरी। अब देखिए गाल्टन्स थियोरी में क्या चीज़ है वंशागति के लिए। इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो यही आपका गाल्टन का सिद्धांत है। ठीक है, एक तो होता है कि जो गुण होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं अपने मदर फादर से, लेकिन यहाँ पर गाल्टन महोदय कहते हैं कि बच्चों में गुण जो है पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते हैं। कौन सी पीढ़ी? पिछली पीढ़ी, दादा दादी से। जैसे एक बच्चा है, उसके मम्मी पापा हैं, और उनसे पहले वाली पीढ़ी दादा दादी वाली पीढ़ी आ गई है ना। तो यहाँ पर गाल्टन यही कहते हैं, गाल्टन्स की थियोरी में यही बताया गया है कि ह्यूमन की बॉडी में जो गुण होते हैं वो पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते हैं, दादा दादी वाली पीढ़ी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बीजमैन का सिद्धांत आपके सामने है वंशागति का।
इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोश कभी खत्म नहीं होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो बीज कोश होते हैं, माता पिता से प्राप्त बीज कोश हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहेंगे ये सिद्धांत बीजमैन का सिद्धांत है, ठीक है, जो कि आपका हेरिडिटी का प्रिंसिपल है, यानी कि वंशागति का सिद्धांत है। ठीक, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में आपने सुना भी होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हेरिडिटी। ये क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, फादर ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके वंशागति के नियम निर्धारित किए थे। इन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे इन्होंने प्रयोग किया था मटर के दानों पर, और मटर के दानों पर प्रयोग करने के बाद इन्होंने वंशागति के नियम निर्धारित किए थे, और वो वंशागति के 3 नियम थे जो कि सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ जनरली ये याद रखना है कि कितने नियम इन्होंने दिए थे। 3 नियम दिए थे और मटर के दानों पर प्रयोग किया था, और इनको हम कहते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता का जनक, ठीक है। आपके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और रह गया जो कि हम समझ लेते हैं यहाँ पर, ये है जो, ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा कि मनुष्य के शरीर में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और हमें ये भी पता है कि ये जो 23वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये डिसाइड करता है कि पैदा होने वाला बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो 23वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो होता है XY, और फीमेल में होता है क्रोमोसोम वो होते हैं XX। अब यहाँ पर जब इनका मैच होंगे ना इस तरीके से, अगर फीमेल का X क्रोमोसोम मेल के X क्रोमोसोम से मैच करता है तो यहाँ पर पैदा होती है बेबी गर्ल, और अगर फीमेल का X क्रोमोसोम मेल के Y क्रोमोसोम से मैच होता है तो यहाँ पर पैदा होता है बेबी बॉय। तो इस तरीके से ये डिसाइड करता है कि पैदा होने वाला जो बेबी है वो गर्ल पैदा होगी या बॉय पैदा होगा, ठीक है। ये जो 23वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उससे ही जो है डिसाइड होता है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में ये जो चैप्टर था काफ़ी छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनवायरनमेंट के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, और ये जो स्टेटमेंट है इम्पॉर्टेंट, और साथ में इनके जो सिद्धांत हैं वंशागति के, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे कल की वीडियो में। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं, आपको वहाँ से काफ़ी बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।